सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 26 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे कई खबरों को लेकर बात करी गई है जो कि राजनीतिक हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। द कंसेंसस डॉक्यूमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन डे लेसन्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर टुडेज पार्लियामेंटेरियंस, ये लिखा है सी राजकुमार साहब द्वारा। Today, on November 26, we celebrate the 75th anniversary of the adoption of Constitution of India. The contribution of members of Constituent Assembly in imagining the future of India through a democratic, consultative, inclusive and argumentative process is truly inspiring. वैसे कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है संविधान को लेकर। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हमको वापस से कुछ वैल्यूज़ और कुछ लर्निंग्स की तरफ ध्यान केंद्रित करा गया है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फाउंडिंग फादर्स द्वारा हमारे आगामी मार्गदर्शन के लिए बताई गई हैं। बी आर अम्बेडकर इन द लास्ट स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिलीवर्ड ऑन नवंबर 25, 1949 पेड ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली। बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्पीच थी उसमें सारे मेंबर्स जो इस पूरी सभा के थे, संविधान सभा के, उनके लिए एक स्पीच दी थी। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। वन, इफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बीन merely a mortal crowd, a tesseract pavement without cement, a black stone here and a white stone there, is which each member of each group was a law unto itself, there would have been nothing but chaos. The proceedings of Constituent Assembly would have been very dull if all members had yielded to the rule of party discipline. Party discipline in all its rigidity would have converted this assembly into a gathering of yes men. जो कि बहुत सही बात। अम्बेडकर appreciated that and celebrated dissenting voices in the Constituent Assembly. और ये तो बात थी कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन था, हर किसी का एक कोऑर्डिनेशन था कि बिना कोई ऐसी बड़ी समस्या के और एक बहुत ही हेल्दी डिबेट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तमाम बातों को जोड़ा गया, उन पर बहस करी गई। द लास्ट 2 decades of convolution of parliamentary democracy 2004-24 in India should be carefully examined to understand and appreciate the need for reimagining the culture of democratic engagement in parliament. This is a moment of introspection for all members of parliament. Data demonstrates the need for serious introspection within parliament regarding how this most vital institution of our democracy could be strengthened and made more relevant. Before 1990, each Lok Sabha used to convene for 5 days, spanning 3,500 hours, which declined to 345 days, spanning 1,800 hours post 1990. 17th Lok Sabha held the lowest number of sittings with 274 days over 5 years. जैसे हम जानते हैं कि धीरे धीरे पार्लियामेंट में कुछ काम तो हो नहीं रहा है और उनकी जो सिटिंग है पार्लियामेंट में काम होने की वो भी कम होती जा रही है। द एवरेज टाइम स्पेंट ऑन यूनियन बजट डिस्कशन डिक्लाइन फ्रॉम 120 आवर्स बिफोर 1990 टू 35 आवर्स पोस्ट 1990। और देखिए बजट डिस्कशन में भी कितना कम समय लगा जा रहा है और इसका मतलब यही है कि जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो कोई अध्ययन नहीं करेगा पॉइंट्स पे। जब कोई पॉइंट्स पे अध्ययन ही नहीं करेगा तो सरकार का जो मन करेगा वो उन चीज़ों को अपने आप पास करा देगी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आवर्स ऑफ वर्किंग का, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आवर्स ऑफ वर्किंग का क्या मतलब होता है कि जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना डिस्कशन होगा, या जितना जितना रेगुलरली समय लगेगा उतना डिस्कशन होगा, उसके बाद ही कोई टॉपिक को बेहतर समझ पाएगा या कोई काम को बेहतर कर पाएगा। जब ऑटोमेटिकली आवर्स ऑफ डिस्कशन हमने कम कर दिए 120 घंटे से कम घटा के मात्र 35 घंटे हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी एक क्लास 2 घंटे की होती है और उसे घटा के मात्र आधे घंटे कर दी जाए तो आप किसी टॉपिक को लेके क्या ही समझ पाएंगे और वो डिस्कशन कैसा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ एक समरी डिस्कशन होगा, ऊपर ऊपर टॉपिक करा दिया जाएगा, क्लास ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये एक पार्लियामेंट के लिए भी थोड़ी सी शर्मनाक बात है।
The Constituent Assembly members represented the most diverse interests. They came from different backgrounds. They discussed and debated complex issues with sincerity and conviction. They were very conscious that they were discussing issues reasonable people can have different perspectives on. तमाम लॉ पॉलिसी हेल्थ गवर्नेंस को लेकर बातें करी गई थी हमारी असेंबली में. The remarkable aspect of Constituent Assembly was not only that divergent political and ideological interests prevailed, but that even within the same political persuasion, there were different views, pluralistic views that promoted a democratic culture, were very much part of the Assembly discourse. Of course, it must be mentioned that strong political parties with the ideologies interests had not taken root, and the Assembly, though functioning as a provisional parliament, did not carry the historical burden that our current parliamentarians have. Nevertheless, at a time when there is an aspiration for nation building, efforts to address significant issues of our time, be it poverty, inequality, employment, livelihood, etc., healthcare, environment, and many other problems of human development, there is need to develop political consensus within the parliament. और अगर हम ओवरऑल कुछ बेहतर आउटकम लाना चाह रहे हैं, तो चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे हैं, पॉवर्टी इनक्वालिटी वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हेल्दी डिस्कोर्स डिस्कशन पे पार्लियामेंट में एक साथ बैठना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन हो या वो सिटिंग गवर्नमेंट हो. India's constitutional history has demonstrated that extraordinary power of collective consciousness and of diverse people coming together to lay the foundation of new India. Many members of the Constitutional Assembly who fought for India's freedom later participated in governments at the state and central levels. I believe the motivations of today's parliamentarians, regardless of political ideology, converge with the vision of member of Constitutional Assembly. और देखते हैं सरकार इन चीज़ों को समय रहते एड्रेस करे तो बेहतर रहेगा. पार्लियामेंट्री सेशंस को और बढ़ाया जाए, ऑपोजिशन और स्टेट सेंटर बीच मिल के, सिटिंग गवर्नमेंट मिल के टॉपिक्स पर डिस्कशन करे जो देश के मुद्दे हैं, रीजनेबल मुद्दे हैं. अपना समय बढ़ाए डिस्कशन का. ये नहीं कि पार्लियामेंट जहाँ 120 घंटे पहले बैठ रही थी वहाँ पे मात्र 35 घंटे डिस्कशन हो चुका है. इतनी गिरावट. और इसके अलावा हर किसी की बात सुनी जाए, बातों पर ध्यान दिया जाए, बियॉन्ड पार्टी लाइंस देश के लिए करा जाए. अगला आर्टिकल द बाकू बेट्रियल है. अ वाटर ड्राउन डील एट क्लाइमेट मीट्स मेक द UNFCC प्रोसेस अपीयर टूथलेस. अभी जो COP29 बाकू में हुई थी, इसको लेके जितने भी आर्टिकल्स मैंने अध्ययन करे हैं अभी तक, वहाँ पे यही बात निकल के आ रही है कि ये फेलियर रही है. जो बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई है, जैसे डेवलपिंग नेशंस पे ही जिम्मेदारी डालने का प्रयास करा गया है. डेवलप नेशंस अपना कोई जिम्मेदारी लेना चाहते नहीं हैं. 2000 COP28 जो कि UAE में हुई थी लास्ट ईयर, उसमें जो बातें करी गई थी लॉस्ट एंड डैमेज फंड को बढ़ाने की, उसमें कंट्रीब्यूट करने की, ताकि हम आइलैंड नेशंस, कोस्टल नेशंस और डेवलपिंग नेशंस जो कि एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत नुकसान उठाने वाले हैं, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो हम भरपाई कर पाएँ, डेवलप नेशन भरपाई कर पाएँ. क्योंकि डेवलप नेशंस ने ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के माध्यम से अपना बहुत विकास कर लिया है. तो अब ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैसी मीटिंग्स में आकर वो जब ये बातें करते हैं कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी रोका जाए, प्लांट्स वगैरह को बंद करा जाए, डीजल इंजन वगैरह बंद करे जाएँ, ग्रीन एनर्जी पे आया जाए. ग्रीन एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन और ग्रीन एनर्जी को अपनाना अपने आप में इतना कॉस्टली है कि डेवलपिंग नेशंस एकदम से ये काम नहीं कर सकते हैं. इसको लेकर डेवलपिंग नेशंस ने कहा है कि भैया आप हमें इसको कंपनसेट करिए. कई ट्रिलियन डॉलर्स की बात करी गई, मगर बिलियन डॉलर्स ही देने की बात करी गई है यहाँ पे, वो भी बहुत ही लंबे समय अंतराल की किश्तों पे. इसके अलावा डेवलप्ड नेशन जितने भी आपके हैं लगभग वो गायब ही दिखे बाकू वाली मीटिंग से. कोई इतना बड़ा नेता नहीं आया था वहाँ पे, मतलब बड़े राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे, और मोस्टली ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज कर ही ये मीटिंग पूरी कन्वीन करवाई थी. ओवरऑल बाकू COP29 मीटिंग जो है वो अभी इस समय फेलियर नज़र आ रही है, और उसका कोई भी एक ढंग का भविष्य दिख नहीं रहा है. Like almost every COP in the past decade, the 10th edition of UNFCCC annual meet
went into extra time. But this wasn't enough salvage the rapidly diminishing reputation of the UN climate agency's processes. COP29 was billed as a finance COP. A well worked out deal could have been gone a long way in resolving the impasse on climate funding. क्लाइमेट फंडिंग यहाँ पर बड़ा इशू है कि डेवलपिंग नेशंस और जितने कोस्टल नेशंस हैं, आइलैंड नेशंस हैं, जिन्होंने बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करा है पॉल्यूशन में, या जो वर्तमान में हम झेल रहे हैं मेट्रोलॉजिकल चेंजेस को, वो कंपनसेशन मांग रहे हैं. ठीक है. On climate funding, before the delegates assembled at Azerbaijan, Baku, a broad consensus seemed to have emerged that developing countries require at least 1.3 trillion every year to stave off the worst effects of global warming. $1.3 trillion. Reports of the planet heating up beyond 1.5 degrees Celsius compared to the industrial era were expected to impact a sense of urgency to the deliberations. However, the COP was disappointment even when measured against the none too illustrious precedent of post Paris UNFCCC meets. On the criteria of both equity and ambition, the $300 billion finance target pushed through at the last minute fails the developing countries. On paper, the amount agreed to Baku could be seed fund to draw more investment and push climate finances towards $1.3 trillion figure. However, history does not give much cause for optimism. Developed countries took over 10 years to meet $100 billion target at COP15 in 2009. Most of that money has come in loans, pushing several low income countries towards vicious debt traps. अब यही यहाँ पे इनक्वालिटी नज़र के आ रही है कि डेवलप्ड नेशंस अगर अब धीरे धीरे एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ चले भी जाते हैं, तो अब उनको इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो इतना कमा चुके हैं, इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, सस्टेन कर जाएंगे. ठीक है ना. एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी टारगेटिंग. मगर डेवलपिंग नेशंस जो ऑलरेडी अभी उठ ही रहे हैं, इकनॉमी अपनी स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वापस से अगर कोई चेंजेस लाते हैं तो उन्हें एक तो बहुत डिप झेलना पड़ेगा, फिर वापस उठ के आना पड़ेगा. इसमें ही उनकी अर्थव्यवस्था डोल जाएगी. The Baku meet was rallied to push through a watered down target of $250 billion. An outcry by developing countries and civil society groups led only to a marginal scale up in ambition. The global south has little time to lament the Baku betrayal. Initiatives like the New Delhi Steel Rewarded International Solar Alliance show its resolve. These, of course, are no substitute for universities backing funding. However, with developed countries showing scarcely an inclination, अब देखिए डेवलप नेशन तो ज़्यादा दिख ही रहा है कि वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं नहीं. अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी आ गए हैं. उन्होंने बहुत पहले ही कह रखा था कि वो किसी प्रकार की क्लाइमेट चेंज डील, चाहे वो पेरिस डील हो, क्लाइमेट चेंज की या कोई भी हो, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. हालांकि अभी जब से वो ऑफिशियली आए नहीं हैं, अभी आने वाले हैं. अभी तो बाइडेन साहब भी चला रहे हैं कार्यकाल. तो और इन एजेंसीज की महत्वता ख़त्म हो चुकी है. जब यूएस ही अपना इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो बाकी नेशन में क्यों दिखाएं इसमें. ठीक है. हर कोई क्यों अपने कंट्री में इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करे. दुखद है कि क्लाइमेट चेंज में भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए क्योंकि नुकसान इसका हर मनुष्य को झेलना पड़ सकता है. तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर. हाउ साइंटिस्ट डेवलप्ड पिल्स दैट कैन रिप्लेस इंजेक्शंस. Team of researchers have developed ingestible capsules that release a burst of drugs directly inside the stomach or the parts of the digestive system. These capsules can offer an alternative method to deliver drugs such as insulin that thus far are typically administered via injection. कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, जैसे विशेषकर इंसुलिन आपकी, जो कि इंजेक्शन से दी जाती है. बार बार उसका सेवन, उसकी डोज लेनी पड़ती है. तो इसे ऑल्टरनेट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने पिल दवाई का एक ईजाद करा है, इन्वेंशन करा है, जो कि आप खा लीजिए और पेट में जाके वो डिजॉल्व हो जाएगी और दवाई अपनी जगह पहुंच जाएगी. व्हाट आर द कैप्सूल सिग्निफिकेंट. इंजेक्शंस आर यूज्ड to administer hormones, vaccines, antibodies, or cancer treatments. They are used instead of pill as these drugs are usually made of larger biological molecules. Once swallowed, large molecules are often quickly destroyed by digestive enzymes or the liver, limiting their efficiency and increasing the likelihood of potential side effects. इसीलिए
आपकी इंजेक्शन से एडमिनिस्टर करी जाती हैं, या इंजेक्शन लगा के दी जाती हैं। डिस्पाइट दिस एडवांटेज, साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड एन अल्टरनेटिव टू इंजेक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट इज बिकॉज इंजेक्शन कैन लीड टू इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन, अदर साइड इफेक्ट्स। लेकिन इंजेक्शन का विशेषकर आपकी जो कुछ बीमारियाँ पर्टिकुलर होती हैं, आपकी इंसुलिन लगाई जाती है डायबिटीज़ में और कई ट्रीटमेंट्स में, तो बार बार जो स्किन से आपका इंजेक्शन का कांटेक्ट होता है, इससे कभी कभी इन्फेक्शन भी होता है, तो हो जाता है, स्किन इरिटेशन भी हो जाता है पास के रीजन्स में, वो भी समस्या होती है। फिर कहीं ना कहीं पेशेंट को भी थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है बार बार ये झेलना। इसको ऑल्टरनेट करने के लिए पिल्स के रूप में, दवाई के रूप में डाइजेस्टेबल दवाई मेडिसिन बॉडी के अंदर भेजने की प्रयास करे जा रहे हैं। Omid Vesey, a professor of bioengineering at Rice University who was not involved in the research, told MIT News that new capsules are a significant leap forward in oral drug delivery of macromolecule drugs. While many approaches for oral drug delivery have been attempted in the past, they tend to be poorly efficient in achieving high bioavailability. Here, the researchers demonstrate the ability to deliver bioavailability in animal models with high efficiency. How are the capsules developed? ये आपके जो इजाद करा गया है, ये कैसे करा है? Researchers looked at cephalopods such as squids and octopi to develop the capsules. These animals can adjust the pressure and direction of their injects. इन्होंने एक्वेटिक मेरीन एनिमल्स को अध्ययन करके, ये आपका सेफलोपॉड्स होते हैं, ये दिमाग में उनके आया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं. By jetting the medication directly into the tissue, they could ensure that more medication is absorbed before the body breaks it down. और इससे पहले कि हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस दवाई पे एक्शन काम करना शुरू कर दे, ये डायरेक्टली अपने वहाँ जगह पहुँच जाती हैं. Researchers mimicked the jetting action of squids and octopi in two ways. They compressed the carbon dioxide or tightly coiled springs to generate the force needed to propel liquid drugs out of the capsule. The gas or spring is kept in a compressed state, the carbohydrate trigger, designed to dissolve when exposed to humidity or an acidic environment, such as the stomach. और ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपका नेचर से इनोवेशन को लिया और ऑब्जर्व करके मेडिसिन रेवोल्यूशन लाने का प्रयास करा जा रहा है कि इंजेक्शन की जगह पिल्स को हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट्स को. अगला आर्टिकल है सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन सोलर मिशन विच इसरो विल लॉन्च. Then ISRO will launch European Space Agency's Proba 3 mission on its PSLV rocket to study the solar corona. अब ये सूर्य की कोरोना जो कि आउटरमोस्ट लेयर होती है, बहुत ही गर्म होती है, इसके अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस मिशन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये मिशन करेंगे. मिशन अटेम्प्ट द फर्स्ट एवर प्रिसिशन फॉर्मेशन of flying where two satellites will fly together and maintain a fixed configuration in space. और इस मिशन में हम जो सोलर सन की आउटरमोस्ट लेयर है कोरोना, इसके अध्ययन करने के लिए दो सैटेलाइट्स अपनी सिंक्रोनाइज रूप में भेजेंगे जो कि दूर से अपना अध्ययन करेंगी. पास रहेंगी तो जल जाएंगी, दूर से ही करेंगी. लेटेस्ट सोलर मिशन ESA इज प्रोबैश्यूट ऑफ मिशंस. अब ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने पहले प्रोबा 1 करा था, प्रोबा 2 करा था, प्रोबा 3 हमारे साथ करेगा. Developed and estimated cost of rupees 200 million euros, Proba 3 has an expected mission life of 2 years. It will be launched into a highly elliptical orbit measuring around 660,000 kilometers, have an orbital period of 19.7 hours. The mission is designed with two satellites that will be launched together. दो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे साथ में, जो कि आपकी they will then form a solar coronagraph, an instrument that helps block out the bright light emitted by the sun to reveal the objects and at the atmosphere around it. और ये अध्ययन क्या करेगा, ये करेगा कोरोना के टेम्परेचर को. Going up to 2 million degree Fahrenheit, it is difficult for any instrument to observe it closely. However, it is important for scientific study as all space weather and associated turbulences, solar storms, solar winds originate from the corona. और अगर आपको बताऊं कि कोरोना जो है आपका सोलर का आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म जनरेट होते हैं. यहाँ पे तो बवंडर आग का चल रहा होता है. ये असर धरती पे भी करता है. कभी आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा तो पता लग जाएगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी ये असर करता है. हालांकि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपनी आप को प्रोटेक्ट रखती है शील्ड बना के, मगर हाँ इसका असर होता है.
और इसका असर इतना भी कभी-कभी हो जाता है कि नॉर्दर्न लाइट्स जो ऑरोरा बोरियोलिस हैं, वो भी कुछ जगहों पे देखने को मिल जाती हैं। This phenomena influence space weather and can potentially interfere with the smooth operations of all satellite-based communications. और जब बहुत ही तगड़ा सोलर स्टॉर्म वगैरह आ रहा होता है तो उस समय सैटेलाइट नेविगेशन को भी, सैटेलाइट ऑपरेशंस पे भी फ़र्क पड़ता है। Usation of spacecraft for polarimetric and imaging investigation of the corona or the coronagraph. It's a field of view is between the sun's outer inner corona, a circular belt normally observable during solar eclipse events. अब अपना अध्ययन करेंगे तमाम इक्विपमेंट्स के हिसाब से। डारा है, थ्रीडीज है, एस्पिक्स है, ये आपके इसमें पेलोड्स हैं। वाई एस प्रोबा 3 यूनिक, ये यूनिक क्यों है? द टू सैटेलाइट्स ऑक्यूलर स्पेसक्राफ्ट एंड द कोरोनाग्राफ spacecraft will mimic a natural solar eclipse. They will maneuver precisely in Earth's orbit so that one satellite casts a shadow onto the other. अब ये ऐसे काम करेंगे कि एक छोटा सा मिनी सोलर एक्लिप्स क्रिएट करेंगे ताकि अध्ययन कर सकें। ऐसे आपका ठीक है, रहेंगे ही अर्थ के पास ही, दूर तो जा नहीं पाएंगे। और ये अब देखिए पूरा सन तो बहुत बड़ा है, उसको तो अध्ययन कर नहीं पाएंगे। तो जो सन का इतने क्षेत्र पे ये कैच करेंगे रेज वगैरह, सोलर रेज, सोलर स्टॉर्म की डिस्टर्बेंसेस, उन्हीं का ये अध्ययन करके पता लगाने का प्रयास करेंगे कि पूरे सन में कैसे काम चल रहा है और कैसे सोलर एक्टिविटीज़ हमें आने वाले समय में सैटेलाइट्स को भी हार्म पहुंचा सकती हैं। A naturally occurring solar eclipse allows solar physicists to observe and study the sun's corona for 10 minutes across an average of about 1.5 eclipse events per year. Both the occulter and the coronagraph will face sun at all times. और ये आपके सूरज की तरफ अपनी मिरर को रखते हुए, पैनल को रखते हुए उसका अध्ययन करने में साइंटिस्ट की मदद करेंगे। भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोबा 3 is being called ESS Technology Demonstration Mission. The fact that ISRO has been designated to launch the mission demonstrates India's reliable space launch facilities and growing space capabilities. तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें हमको चुन रहे हैं कि हम ऐसे मिशंस में उनकी सहायता करें। तो यहाँ पे प्रोबा 3 हमें स्पेस में सन के कोरोना के अध्ययन करने के लिए लॉन्च करा जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पे आपको डिटेल में मिल जाएंगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।